सीमांचल की ये सीट है और ये है बायसी जो पूर्णिया जिले में आती है। AIMIM के कैंडिडेट ने यहां से जीत दर्ज की, लेकिन फिर वो RJD से जा मिले। तो इस सीट का मिजाज कैसा रहा है, इस सीट को स्कैन करने पर क्या नजर आता है? AIMIM ने जिस तरह जीत दर्ज की, अब वो कैंडिडेट RJD के हैं, तो क्या RJD उन्हें ही उतारेगी? तो फिर AIMIM के कैंडिडेट को यहां फिर अगली बार क्या जीत मिलती है या फिर कैंडिडेट यहां पर हावी होंगे? इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन मौजूद हैं। रंजन जी, ये सीट बेहद दिलचस्प सीमांचल की एक सीट है पूर्णिया जिले की। AIM ने जीत दर्ज की और बाद में वो RJD से जा मिले। तो अब इस सीट को पहले आप स्कैन करें, इसका मिजाज बताएं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब आप 22 विधानसभा क्षेत्र को स्कैन करेंगी तो दिखेगा कि यहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण हैं वो बदलते रहे हैं और इसीलिए अलग अलग पार्टियां यहाँ पर चुनाव जीतती रही हैं और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये। लेकिन जब 2010 में बीजेपी ने यहाँ से जीत हासिल की तो सभी चौंक गए कि कैसे ये जीत मिली। तो इन सारी चीज़ों की वजह से 22 की जो विधानसभा सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार जो है लोगों की नज़र 22 विधानसभा क्षेत्र पर इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जब पिछला चुनाव हुआ था तो AIMIM के कैंडिडेट सैयद रुकनुद्दीन अहमद यहाँ से जो है पतंग उड़ाने में सफल हुए थे, लेकिन जो पतंग की डोर थी वो RJD ने काटी और उसके बाद जो सैयद रुकनुद्दीन अहमद जो है 3 अन्य विधायकों के साथ RJD में शामिल हो गए। तो पिछली बार पतंग उड़ाने वाले सैयद रुकनुद्दीन इस बार जो है लालटेन जलाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, जो विधायक हैं सैयद रुकनुद्दीन, वो जो हैं इस क्षेत्र में पिछले 2.5 दशक से आप मानकर चलिए कि काफ़ी सक्रिय हैं। उनके जो पिता थे वो भी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो एक राजनीतिक विरासत भी उनके पास है। सैयद मोइनुद्दीन जो हैं उनके पिता थे, वो 2 बार 22 से विधायक रहे हैं। तो उनका अपना एक कह सकते हैं कि उनकी अपनी आइडेंटिटी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो AIMIM ने जो है पिछली बार सफलता हासिल की थी और अब इस बार जो है AIMIM जो है इस सीट पर जो है पूरे जोर के साथ लड़ना चाहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इस बात का इशारा AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी जब बहादुरगंज आए थे तो उन्होंने साफ साफ इस चीज को स्पष्ट भी कर दिया था कि वो 4 लेके गए थे, हम 24 लेकर आएंगे। तो ये जो बातें उन्होंने कही थी वो जो है लोगों को अपील करती हैं। अगर करती हैं तब फिर AIMIM का जो यहां से कैंडिडेट होगा वो एक मजबूत चुनौती पेश कर सकता है। ये भी एक दिलचस्प बात है कि RJD की तरफ से जो है वो सैयद रुकनुद्दीन दिखेंगे, तो AIMIM का भी एक कैंडिडेट होगा। लेकिन अगर आप देखें कि इसके बीच में बीजेपी क्या चाहती है, बीजेपी के लिए क्या संभावना है, कैसे वो 2010 में यहां से चुनाव जीतने में सफल रही थी, तो बीजेपी की पूरी कोशिश होगी या वो चाहेगा, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि 22 में जो मुकाबला हो वो मल्टी कॉर्नर हो और मल्टी कॉर्नर में भी ऐसा हो कि वो त्रिकोणीय से काम नहीं चलना है, कम से कम चतुष्कोणीय मुकाबला हो जिसमें जो अन्य पार्टियां हैं AIMIM RJD तो होगी ही, इसके अलावा कोई एक और मजबूत कैंडिडेट हो और तब मुस्लिम वोटों का बंटवारा अगर उन 3 जगहों पर होता है तो जो काउंटर पोलराइजेशन के तहत बीजेपी को यहां वोट मिलता रहा है 30 से 35% के आसपास वोट उनको आते हैं, तो अगर उतना वोट जो है वो निकाल कर ले जाता है तो एक अगर चतुष्कोणीय मुकाबला होता है तो उसमें जीतने की संभावना उसकी भी बन सकती है। हालांकि ये अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। ये तो तय है कि RJD की तरफ से सैयद रुकनुद्दीन होंगे, AIMIM के कैंडिडेट होंगे, क्या PK भी यहां से कैंडिडेट देंगे, जनसुराज का कोई उम्मीदवार होगा क्या, और अगर जनसुराज का उम्मीदवार होगा तो कौन होगा, किस जाति से होगा या रिलीजन से होगा, इस पर बहुत सारी चीजें जो है वो आगे जाकर डिपेंड करेंगी। लेकिन
अगर आप इस सीट पर देखें तो एआईएमआईएम के लिए जो है वो एक चुनौती तो है ही, साथ ही साथ ये आरजेडी के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब आप किसी को एआईएमआईएम से लेकर आए हैं तो उनकी जीत पर भी बहुत कुछ दांव पर लगा होगा। हालांकि उनकी जो आप कह सकते हैं कि सक्रियता है इस क्षेत्र में अच्छी रही है। हालांकि इन सब के बीच एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है और जो मई में एक बात आई है, जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बात कही है, आदिल हसन ने, कि हमारी जो विचारधारा है वो बीजेपी को हराना है और बिहार को सशक्त बनाना है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि महागठबंधन हमको साथ लेकर चले। ये बातें एआईएमआईएम के तरफ से आई हैं, मतलब वो आरजेडी महागठबंधन को ये बातें कह रहा है, एक तरह से ऑफर कर रहा है कि आप हमें भी जो है अपने साथ जोड़ लीजिए। और ऐसी परिस्थिति में ऐसे एआईएमआईएम का इरादा 50 सीटों के आसपास चुनाव लड़ने का है, लेकिन वैसी परिस्थिति में वो सीट जो है वो कम भी कर सकती है अगर वो महागठबंधन में शामिल की जाती है तब। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि उसका जो अस्तित्व है, और या आप ये कह लीजिए कि प्रभाव है, ज्यादा बेहतर होगा, कि वो सीमांचल में है। अब सीमांचल में तो जो 4 विधायक हैं वो निकलकर आरजेडी में गए हैं, वो एआईएमआईएम ने 2020 में जीती थी, तो वो तो कहेगा हमें वो सीटें चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी करेगा क्या? अब एक बात जो एक तरह से इसे आप मास्टर स्ट्रोक भी कह सकती हैं कि जब एआईएमआईएम ने यह कहा कि महागठबंधन हमें लेकर चले साथ में और हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे, तब जो है आरजेडी को एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहने में भी परेशानी हो सकती है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा एआईएमआईएम का हो सकता है। तो ये सारी चीजें यहां पर दिखती हैं, लेकिन एक बात तो है कि एआईएमआईएम पूरे दम के साथ यहां चुनाव लड़ेगा। और देखिए उनका कौन उम्मीदवार होगा ये बताना फिलवक्त तो मुश्किल है, लेकिन एक गुलाम सरवर कैंडिडेट हैं जो काफी दिनों से जो है वो पहले आपको एआईएमआईएम में थे, एआईएमआईएम से 2015 का चुनाव भी लड़ चुके हैं, पिछला चुनाव निर्दलीय लड़े थे, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं। खैर, अगर हम यहां पर देखें कि क्या कुछ है तो 15 चुनाव अब तक हुए हैं, जिसमें 14 बार जो है मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव जीते हैं। सिर्फ एक बार जो है हिंदू प्रत्याशी जीता है और वो संतोष कुमार हैं, जो बाद में पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव जीतने में भी सफल रहे थे 2014 और 2019 में भी। अगर हम 2010 से चुनावों की बात करें तो 2010 में एक चुनाव हुआ था जब बीजेपी को सफलता मिली थी। संतोष कुमार जो है वो उम्मीदवार थे, उनको 39,939 वोट आए थे, मतलब 32.58%। और जो दूसरे स्थान पर अगर आप बात कीजिए तो निसार अहमद थे कांग्रेस के टिकट पर, उनको 30,689 वोट आए थे, 25% वोट। और तीसरे स्थान पर अब्दुस सुबहान थे जो आरजेडी से थे, उनको 22.24 मतलब 27,263 वोट आए थे। और सैयद रुकनुद्दीन जो थे वो उस वक्त निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी 18,986 वोट आए थे। तो अब यहां पर आप सबके वोट अगर देख लें तो बीजेपी जीतता है 32.5%, दूसरे स्थान पर कांग्रेस 25%, तीसरे स्थान पर अब्दुस सुबहान 22% और रुकनुद्दीन को 15.5%। तो एक चतुष्कोणीय मुकाबला यहां बन गया था और यही वजह है कि बीजेपी यहां से सीट निकालने में सफल रही थी। खैर 2014 में जब संतोष कुमार कुशवाहा सांसद बनते हैं तो उनका इस्तीफा होता है और फिर उपचुनाव होता है, और उस उपचुनाव में आरजेडी के अब्दुस सुबहान जो हैं वो चुनाव जीतने में सफल रहते हैं। उन्होंने जो है रुकनुद्दीन को
जो है वो पराजित किया 5067 वोट से। फिर 2015 का चुनाव आता है, AIMIM यहां से गुलाम सरवर को चुनावी मैदान में उतारता है। बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार नहीं दिया था, विनोद कुमार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा आरजेडी से जो सिटिंग विधायक थे अब्दुल सुभान, वो चुनावी मैदान में थे, और सैयद रुकनुद्दीन अहमद जो हैं वो पप्पू यादव की पार्टी से चुनावी मैदान में थे। लेकिन यहां से आरजेडी के अब्दुल सुभान ने जीत दर्ज की, और बड़ी जीत जो है वो दर्ज की 38,740 वोटों से। तो एक बड़े मार्जिन से जो है आरजेडी को यहां पर सफलता मिली, और लालटेन जो है यहां पर जल गया। फिर आता है 2020 का साल, पिछला चुनाव था। इस बार जो है सैयद रुकनुद्दीन जो है AIMIM के टिकट पर खड़े होते हैं। अगर आप सैयद रुकनुद्दीन को देखें पिछले 3 चुनावों से, तो कभी निर्दलीय, कभी पप्पू यादव की पार्टी से, और पिछला चुनाव AIMIM की पार्टी से, और अब वो आरजेडी में है। तो सैयद रुकनुद्दीन अहमद को 68,416 वोट आए, और उन्होंने जो है बीजेपी के विनोद कुमार को 16,373 वोटों से पराजित किया। जो आरजेडी के अब्दुल सुभान थे उनको भी जो है 38,254 वोट आए, मतलब 21.5%, लेकिन वो तीसरे स्थान पर छूट गए। और गुलाम सरवर जो निर्दलीय लड़ रहे थे वो वैसा इंपैक्ट नहीं डाल सके, 2.8% वोट ही उनको आए। तो ये कुछ आंकड़े हैं। अगर जातीय समीकरण पर जाएं तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 64.3% है। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। अगर ये एक तरफ पड़ जाए तो फिर कुछ रिजल्ट के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं। 3-4 तो खड़े होंगे ही जो वोट काट। जी हाँ, तो नेचुरली इसमें देखिए आरजेडी AIMIM से तो कंफर्म है कि कैंडिडेट होंगे। अब पीके यहां पर जो है, जो जन सुराज है वो किसे उम्मीदवार बनाती है, उस पर नजर होगा कि क्या वो कोई मजबूत कैंडिडेट यहां पर देती है जन सुराज पार्टी, और क्या वो मुस्लिम कैंडिडेट देती है। इन सारी चीजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यहां पर बाकी जातियां भी हैं, लेकिन यहां पर मुख्यतः अगर आप देखें तो काउंटर पोलराइजेशन होता है। क्योंकि अगर आप देखें जब संतोष कुमार जीते थे तो 32.5%, और जब विनोद कुमार पिछला चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़े हैं तो उनको भी 29.11%। तो वो 30 से 33% के आसपास वोट आता है। 65% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हो जाते हैं, तो बचते 35% हैं। उसमें से 30 से 32-33% बीजेपी को चला जा रहा है। हालांकि कुछ मुस्लिम वोट भी आते होंगे, लेकिन मुख्यतः जो है वो सारा वोट यहां चला जाता है। तो यहां पर काउंटर पोलराइजेशन जो है वो हो रहा है। तो इस बार 22 पर सबकी निगाहें होंगी कि यहां जो संघर्ष होगा वो 19-20 का होगा, तो उसमें कौन 21 पड़ेगा, इस पर बहुत कुछ जो है 22 में निर्भर करेगा। 22 में क्या ओवैसी पतंग उड़ा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या सैयद रुकनुद्दीन अहमद इस बार 22 में लालटेन जलाएंगे, या बीजेपी इन दोनों के बीच जो लड़ाई होगी उसमें अपने लिए मौका देख रही है। चलिए, तो ये 22 को स्कैन करने पर नजर आता है, और बहुत दिलचस्प यहाँ की जंग होने वाली है। फिलहाल अब किस तरह का मुकाबला होगा और AIMIM से कैंडिडेट कौन होगा, क्या 3-4 मुस्लिम कैंडिडेट होंगे तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, इस पर भी हमारी नजरें टिकी होंगी।